विच इज़ CVP एनालिसिस, जिसका एक और आम फहम नाम जिससे आप फेमिलियर हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आप लोगों ने PRC लेवल पे इससे तारुफ लिया हुआ है, ठीक है जी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम CVP एनालिसिस भी कहते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन का एक अहम चैप्टर है। सेक्शन बी में इससे सवाल आता है। यूजुअली तो हर अटैम्प्ट में ही आ रहा होता था, लेकिन यहाँ पे 2 अटैम्प्ट हमने देखी रीसेंट, एक स्प्रिंग 23 और एक स्प्रिंग 24। यहाँ पे इसने एग्जामिनर ने इनको स्किप किया, बट डोंट कंसिडर कि हर स्प्रिंग स्किप होती है और आपकी स्प्रिंग में ये नहीं आएगा। ये एक अहम सवाल है। इससे पहले ये लगातार आता था, ये रेयर ओकेजन है, मुझे नहीं याद इससे पहले कब ये स्किप हुआ था। मुसलसल पिछले समझे हमेशा से, मतलब जब मैं पढ़ता था तब से ये सिलेबस का हिस्सा है, और तब से ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में CVP एनालिसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है। ये 2 अटैम्प्ट्स एक्सेप्शंस हैं जिनमें उसने मिस किया, बट वी शुड बी रेडी। मेरे हिसाब से गुड 80-90% चांस है हर अटैम्प्ट में सवाल के आने का। और सेक्शन बी का सवाल, सेक्शन ए का सवाल होता है, छोटा सवाल होता है। ये हमारा लेंथी सवाल नहीं होता। मैक्सिमम आप देख रहे हो 10 मार्क्स तक गया है। 7 से 10 मार्क्स, 7, 8, 10, ये 3 मार्क्स हैं जिनमें ये वेरी किया है। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? कैन एनीवन डिफाइन? अपने प्रायर नॉलेज को मुझे बता सकता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट लगाया हुआ है, ये पॉइंट, ये ब्रेक इवन है? कौन सा पॉइंट? हाउ यू डिफाइन द पॉइंट? सेलिंग प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट मेरी ये 10 रुपए की बनाई है और मैंने 10 रुपए की बेची है, तो ये मेरा ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन एक प्रोडक्ट होता है क्या? जी, हाउ डू यू डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट? इज इट अ टाइम? रात के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे? इज इट अ प्रोडक्ट? ये क्या है? ये ब्रेक इवन क्या है? ये हाथ खड़ा करके बताया, व्हाट इज ब्रेक इवन? जी, कौन सा पॉइंट भाई? ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट? कौन सा पॉइंट? हाँ, सेल्स लेवल। इट इज अ सेल्स एक्टिविटी लेवल। इट्स नॉट अ पॉइंट जो बोर्ड पे लग जाए, मार्कर से पॉइंट हो जाए। इट इज सेल्स एक्टिविटी लेवल एट विच कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट एंड इनकर्स नो लॉस। इट इज अ सेल्स लेवल एट विच कंपनीज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है ना। जब हम कह रहे हैं प्रॉफिट 0 है तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ सेल्स एक्टिविटी लेवल। सेल्स एक्टिविटी लेवल, प्रोडक्शन में नहीं आई है। So break even is sales activity level at which company earns no profit and incurs no loss. It means total revenue is equal to total cost. अच्छा, इसको हम CVP एनालिसिस भी कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। इस चैप्टर को ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ लिया, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रेक इवन एनालिसिस है, और इसको हम CVP एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसको CVP एनालिसिस कहने की वजह, इस टॉपिक में हम मेजर करते हैं कि आपका सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ जाए या अगर सेल्स वॉल्यूम गिर जाए तो इसके असरात आपकी कॉस्ट पे और इसके असरात आपकी प्रॉफिट्स पे क्या आते हैं। CVP एनालिसिस वी स्टडी इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्टिविटी बढ़े तो कॉस्ट पे क्या असर है, प्रॉफिट पे क्या असर है। अगर सेल्स एक्टिविटी गिरे तो कॉस्ट पे क्या असर है, प्रॉफिट पे क्या असर है। ये हम स्टडी कर रहे होंगे इस चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर को CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CVP एनालिसिस ये भी कहा जाता है। अच्छा जी, ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, मतलब आप इवन आपको ब्रेक इवन की टर्म्स से भी टूटा फूटा नॉलेज आपके पास था। आपके पास ब्रेक इवन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी आपने अपनी PRC स्टडी में सीखा हुआ है। और एक और अहम चीज जो ब्रेक इवन एनालिसिस में आती है, दैट इज इट यूजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग।
तो मार्जिनल कॉस्टिंग का भी आपको काफ़ी कुछ पता है। सो प्रायर नॉलेज आपके पास इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काफ़ी है। इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने को है ही बड़ा लिमिटेड बात, बाय द वे। गिनती के कुछ 7-8-10 फार्मूलाज हैं बेसिक, छोटे छोटे से 1-1 लाइनर, एक एक बल्कि आधी आधी लाइन के 8-10 फार्मूलाज भी हमने सीखने हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट से समझ के सीखेंगे। असल जो चैलेंज इस चैप्टर में रहता है ना, क्योंकि एग्जाम में सवाल बेशक सेक्शन ए का आता है, बट जनरली ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। एवरेज पास रेट इसका कोई उतना अच्छा नहीं होता इस क्वेश्चन का। उसकी वजह यह है कि अभी हमने डिसीजन मेकिंग का 10 नंबर का सवाल देखा था, पूरे पूरे सफ़े पे तकरीबन जा रहा होता था, गुड 80-90% सफ़े पे चला जाता था डिसीजन मेकिंग का सवाल। लेकिन इसका 10 नंबर का सवाल इतना सा होता है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल है ही नहीं। इसमें आ जाके मार्जिनल कॉस्टिंग है और गिनती के, जैसे मैंने कहा, को 7-8 फार्मूला है, और हर सवाल में किसी में 2 किसी में 3 उन्हीं फार्मूला में से कम्बिनेशन लगना है। और जो असल चैलेंज इस एरिया में रहता है वो यही है कि भाई आपने सवाल पढ़ के अपने पास जो 10 फार्मूलाज हैं उनमें से पिक करने होते हैं कि इस सवाल में कौन से फार्मूलाज 3 हैं या 4 हैं जो इस्तेमाल होने हैं, और वो किस सीक्वेंस में इस्तेमाल होने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 4 फार्मूलाज 1 2 3 4, हो सकता है कभी 4 फार्मूलाज हो 4 3 1 2, कभी 3 फार्मूलाज हो 10 7 और 3 इस सीक्वेंस में यूज होने हो। एक और सवाल आ गया उसमें 3 7 10 इस सीक्वेंस में इस्तेमाल होने। सो कौन से फार्मूलाज और किस सीक्वेंस में आपको इस्तेमाल करके अपने आंसर तक पहुंचना है, यही इस क्वेश्चन में चैलेंज होता है। और जनरली इसको हम कह सकते हैं ये मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल इसमें चीज़ें आ जाती हैं। चीज़ों को ज़रा बाज़ का हमें इक्वेशंस, फार्मूला से इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड वर्किंग करनी पड़ती है फार्मूला से। तो सारी गेम ही फार्मूलाज में इसने डाली होती है। इसमें लंबी चौड़ी की कहानियाँ कॉन्सेप्ट्स की होती नहीं है। तो छोटा सवाल होगा, 10 नंबर का सवाल भी इतना सा हुआ करेगा, और उसमें जब सवाल छोटा है तो रीडिंग और प्लानिंग का टाइम, तो रीडिंग का टाइम तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। बड़ा सवाल है ना डिसीजन मेकिंग का, तो रीडिंग टाइम ठीक ठाक जाता है। इसमें रीडिंग टाइम जाता ही नहीं है इसमें, लेकिन है सवाल तो 10 नंबर का, तो टाइम फिर जाएगा कहाँ पे? सोचने पे। रीडिंग टाइम तो एक था पढ़ लिया सवाल, डाटा तो इतना सा है, लेकिन सोचना कि भाई किस सीक्वेंस में, किस तरह फार्मूलाज, कौन कौन से फार्मूलाज किस सीक्वेंस में अप्लाई करने तो मामला हल होगा, वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। तो जनाब हमारी ये कुछ अजम्पशन है, ये अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग वाली हैं, कोई डिफरेंट नहीं होगी। हम सीवीपी एनालिसिस में अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट 2 तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल, और अगर कहीं सेमी वेरिएबल आ जाएंगी तो हाई लो से आसानी से अलग किया जा सकता है। क्योंकि अगर सीवीपी एनालिसिस आपने करना है तो आपको कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। अगर 2 हिस्सों में ब्रेक नहीं कर सकते तो सीवीपी एनालिसिस आपका हो नहीं पाएगा। तो हमें सवाल जो भी आएगा उसमें या कॉस्ट अलग-अलग दी जाएंगी, या अगर कंबाइंड दी गई हैं तो हम उनको अलग कर पाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में असम्पशन रहेगी कि ये अनचेंज है एट ऑल लेवल। प्रोडक्शन कम है ज़्यादा है, मतलब नो स्टेप कॉस्ट, अनलेस को क्वेश्चन आ जाए, जनरली नो स्टेप कॉस्ट इन्वॉल्व, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगी तमाम एक्टिविटी पे, उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डिस्काउंट्स वगैरह का जिक्र यहाँ पे इस तरह के सवालों में इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे लिए। सेल प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी, यूनिट्स कम बेचो यूनिट्स ज़्यादा बेचो, सेल प्राइस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक टर्म कंट्रीब्यूशन होती है ना हमारी, वो हम पढ़ के आए हैं, क्या होती है कंट्रीब्यूशन? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी आपका कांस्टेंट रहेगा। कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट रहता है, और एक टर्म यूज होती है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट से 10 रुपये है, आपकी प्राइस से 15 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना हुआ? 15 माइनस 10 इट इज़ 5। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कह लो इसको, या इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कहा जाता है, विच इज़ वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। कितना है जी यहाँ पे? हम इसको 33.33% भी कह सकते हैं, इसको 0.33 भी कह सकते हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन रेशो। ये जी हमने बात की कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, हमारी प्राइस कांस्टेंट रहती है, एज अ रिजल्ट हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। और जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट है तो CS रेशो कह लो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कह लो, कंट्रीब्यूशन ओवर प्राइस
इट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट 33.33% या 0.33% में भी दी जा सकती है और प्रोपोर्शन में भी दी जा सकती है। ये हमारी कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। और एक और बात जो हम पहले कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग के एरिया में भी पढ़ के आए हैं कि अगर आप कंपनी का मार्जिनल कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, उसने तो नहीं हिलना ना, वो हम पहले बात कर चुके हैं, फिक्स कॉस्ट से नहीं बढ़ना। तो जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट। ये कुछ बेसिक असम्पशन और ये कुछ बेसिक इक्वेशंस जो आप ऑलरेडी पीछे से पढ़ के आए हुए हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने आपको रिवाइज करवाया, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विद सेल्स इन यूनिट्स और टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों तरीकों से हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में हम निकालते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। और ब्रेक इवन पे चूंकि प्रॉफिट ने जीरो होना है, ब्रेक इवन पे चूंकि प्रॉफिट ने जीरो होना है, इसका मतलब मैथमेटिकली कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये बड़ी बेसिक सी इक्वेशन है और इस ब्रेक इवन पे इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहायत ही सिंपल है। लेकिन हमारे कई सवालों में ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर यूज करता है। कैसे यूज करेगा? हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एग्जामिनर फिक्स कॉस्ट बताता ही नहीं हमें। वो एक्सपेक्ट करता है कि हम खुद फिक्स कॉस्ट निकालें। वो हमें बता देगा ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, वो हमें कहेगा, हमें बता देगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है। ब्रेक इवन रेवेन्यू दे देगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे देगा, और हमें सवाल में फिक्स कॉस्ट की जरूरत होगी। तो हमें ये इक्वेशन जो है ये हमें हेल्प करती है कि भाई ब्रेक इवन सेल्स पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है ना? तो कई सवाल हमें ऐसे आएंगे जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट हमें इस रिलेशनशिप की मदद से हासिल करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमें रेडीली अवेलेबल नहीं होगी। जी, ये अभी तक जितनी मैंने इक्वेशंस या जो बातें की हैं, ये सारी बातें आप अपनी प्रायर स्टडीज़ में इस सब्जेक्ट में या पिछले किसी सब्जेक्ट में सुन के पढ़ के आए हुए हैं। कोई नई बात अभी हमने सीवीपी एनालिसिस में सिवाय इसकी टर्म के कि सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस को हम सीवीपी एनालिसिस क्यों कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कोई नई बात यहाँ पे की है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये जी हमारे पास कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं। हम इन फार्मूलाज को ऐसे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हम एक एग्जांपल खोलते हैं और उस एग्जांपल पे बेसिकली ये देखो ना कितने फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे वो नई चीज़ें नहीं हैं, इनमें कुछ रेपिटेशन भी हैं। 7 8 9 ये चीज़ें हैं और इन्हीं की वेरिएशन में 1 2 फार्मूलाज आगे थोड़े और हमें मिल जाएंगे। टोटल वही 10 11 फार्मूलाज हैं जो हमें इसमें, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, तो हम इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन के लिए सीधा आते हैं इलस्ट्रेशन 1 पे। मैं इन इलस्ट्रेशन 1 से ही ये सारे फार्मूलाज, इनमें से ज़्यादातर फार्मूलाज यहीं से मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। इलस्ट्रेशन 1 पे जी आते हैं हम, सीवीपी एनालिसिस का चैप्टर, इलस्ट्रेशन 1। फॉलोइंग डाटा relates to प्रोडक्ट Z ऑफ अल्फा। एक कंपनी अल्फा प्रोडक्ट Z बनाती है, उसका डाटा है। सेलिंग प्राइस 50 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये पर यूनिट, एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख। पार्ट ए, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। हम ब्रेक इवन करने के लिए कम से कम कितने यूनिट्स बेचें? ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचें? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ब्रेक इवन करने के लिए हमें यूनिट्स बेचने हैं, क्योंकि यूनिट्स बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा ना, और कंट्रीब्यूशन कमाएंगे और जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर पहुंच जाएगा
तो ब्रेक इवन हो जाएगा। यही कहानी है ना। तो बेसिकली हमारे सवाल का जवाब कि ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचे, इसको मैं अगर रीफ्रेज करूं, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे, यही है ना बात। क्योंकि ब्रेक इवन तो तभी होगा जब मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। तो ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट बेचे, इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे, मतलब 1 लाख कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे। 1 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 1 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है 10। तो 1 लाख कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे, ब्रेक इवन यूनिट्स आ गया आपका। आपका पहला फार्मूला जो है वो ब्रेक इवन यूनिट्स का है। ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फार्मूला याद तो आपने ऐसे ही करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्चुअली बात कि भाई ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, बेसिकली ये आपका रिक्वायर्ड या इसको टारगेट कह लो, ये रिक्वायर्ड या टारगेट कंट्रीब्यूशन है टू अचीव ब्रेक इवन। मैं बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट को ब्रेक कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं अपने टारगेट कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं कि मुझे कंट्रीब्यूशन टोटल कितना कमाना है और 1 यूनिट से कितना कमाया जाता है। तो हमारे केस में, पार्ट ए के केस में, ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे हैं, हमें 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है फिक्स कॉस्ट के बराबर अगर हम ब्रेक इवन करना चाहते हैं। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है 50 - 40, कितना जी 10। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया 10,000 यूनिट्स। मुझे 10,000 यूनिट्स बेचने हैं अगर मुझे ब्रेक इवन करना है। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। 10,000 यूनिट पे 10 रुपए के हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख कंट्रीब्यूशन माइनस 1 लाख फिक्स कॉस्ट 0। ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका, एक कंपनी का ब्रेक इवन क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी टारगेट ब्रेक इवन करना होता है। कोई भी कारोबार आप शुरू करते हो तो पहला टारगेट होता है ब्रेक इवन करना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग पर्सपेक्टिव कि हमें कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं कि हम लॉस से बच सकें। 10,000, इसका मतलब 10,000 से ज्यादा बेचेंगे तो फिर कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी, 10,000 से कम बेचेंगे तो नुकसान होगा। यही है ना ब्रेक इवन का मतलब। तो भाई ब्रेक इवन यूनिट्स, पार्ट बी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 80,000। भाई ब्रेक इवन करना है तो 10,000 बेचने हैं, अगर 80,000 का मुनाफा कमाना है तो कितने बेचने हैं। कॉन्सेप्ट यही है भाई। ब्रेक इवन करना था तो कंट्रीब्यूशन कमाना था फिक्स कॉस्ट के बराबर। अगर 80,000 मुनाफा कमाना है तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट से 80,000 ज्यादा। तो यहां से जनाब हमारा दूसरा फार्मूला आ जाता है। ये है सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। ये दूसरा फार्मूला है, यूनिट सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। The formula is fixed cost plus target profit divided with contribution per unit। मतलब अब हम जब 80,000 मुनाफा कमाने की बात कर रहे हैं तो मुझे कंट्रीब्यूशन 1 लाख पहले कमाना है ताकि मेरी फिक्स कॉस्ट मैच हो जाए, फिर फिक्स कॉस्ट के ऊपर मुझे मजीद 80,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है। टोटल मुझे 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है डिवाइडेड विद ₹10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे कितने यूनिट बेचने हैं, 18,000 यूनिट्स। तो आप इसको कैलकुलेट करना चाहो प्रॉफिट तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। 18,000 यूनिट बेचोगे इंटू 10, 1,80,000 कंट्रीब्यूशन आएगा। 1,80,000 कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो 1 लाख की, तो प्रॉफिट बाकी 80,000 का। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, 80,000 का मुनाफा कमाना है तो कितने यूनिट्स बेचें। तो हमने कहा जी 80,000 का मुनाफा कमाना है तो हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन ये है
ये हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन है 80,000 का मुनाफा कमाने के लिए। पहले फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाओ ताकि ब्रेक इवन हो, फिर फिक्स कॉस्ट से ऊपर कंट्रीब्यूशन कमाओ ताकि प्रॉफिट आए। तो टोटल हमें 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है अगर हम 80,000 का मुनाफा लेना चाहते हैं। डिवाइड विद 10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमें 18,000 यूनिट बेचने हैं अगर हमने 80,000 का मुनाफा कमाना है। जी एनी क्वेश्चन? अब हम पार्ट सी पे आते हैं। इफ अल्फा लिमिटेड हैज बजट इज टू सेल 15,000 यूनिट्स इन द कमिंग ईयर, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड फार्मूला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुराद है गलती की गुंजाइश हमारे पास कितनी है। बजट इज आवर टारगेट, हमने टारगेट किया है कि हम 15,000 यूनिट्स बेचेंगे। लुकिंग एट द ब्रेक इवन सेल्स, क्या हम 15,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस होगा? हमारा ब्रेक इवन कितना है? 10,000। मतलब 10,000 यूनिट बेचेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गया। अब 10,000 से ज़्यादा यूनिट बेचेंगे तो वी विल बी इनटू प्रॉफिट्स। ठीक है जी। तो 15,000 हमारा बजटेड सेल्स है और हमसे कहा जा रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुराद है गलती की गुंजाइश। टारगेट अचीव ना करने की सूरत में हमारे पास एरर की गुंजाइश कितनी है, हम टारगेट से कितना पीछे रह जाएं तो भी हम नुकसान से बच जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मेजर करूं तो इट इज बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इन आवर केस इट इज 15,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स, इट इज 5,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 5,000 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुराद है कि हम बजटेड सेल से कितना कम सेल करें तो फिर भी लॉस नहीं होगा। तो 5,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हम टारगेट, क्योंकि बजट इज टारगेट, वी प्लान टू सेल 15,000। व्हाट इफ वी फेल टू अचीव आवर प्लान? तो भाई हम फेलियर 5,000 यूनिट से भी फेल हो जाएंगे ना, फिर भी नुकसान नहीं होगा कंपनी का। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गलती की गुंजाइश हमारे पास कितनी है तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी मेजर किया जा सकता है। बाय द वे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी मेजर किया जा सकता है। बजटेड रेवेन्यू हमारी प्राइस क्या थी 50 माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू, मतलब बजटेड रेवेन्यू 7,50,000 माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू 5 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में भी 2,50,000 बताया जा सकता है कि भाई हमारी बजटेड सेल्स 7,50,000 हैं, अगर हम बजटेड सेल से 2.5 लाख कम भी बेच पाए तो भी नुकसान नहीं होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तीसरा तरीका कैलकुलेट करने का, इट इज इन परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज लेने के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लें, वो रुपीस वाला ले लें या यूनिट्स वाला ले लें, और इसको डिवाइड कर दें बजटेड सेल से। अगर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में लिया है तो बजटेड सेल्स रुपीस में ले लें, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में लिए हैं तो बजटेड सेल भी यूनिट्स में ले लें। ये तीसरा तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्रेस करने का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में भी आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी आ सकता है। हमें एग्जाम में क्या करना है, दैट विल द क्वेश्चन डाटा विल डिटर्मिन। जैसे इस केस में अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में लूँ तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस 2,50,000 ओवर बजटेड सेल्स 7,50,000। अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में लूँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 यूनिट्स और बजटेड सेल 15,000 यूनिट्स। दोनों केस में मेरा आंसर आता है परसेंटेज में 33.33% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं इस डाटा से निकाल लूँ या इस डाटा से निकाल लूँ 33% ही आता है। सो अगर मुझसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कहा जाए, इन दोनों में से किसी भी डाटा से मैं निकाल सकता हूँ, आंसर विल बी द सेम। जी, तो हमने पार्ट सी से डील किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने बताया आपको यूनिट्स, रुपीस, परसेंटेज, इन तीनों में से किसी भी अंदाज में कैलकुलेट किया जा सकता है।
जी एनी क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है और इसकी कैलकुलेशन के डिफरेंट अंदाज क्या है? अच्छा जी, पार्ट ए बी सी हो गया। पार्ट डी, सी एस रेशियो, या जिसको मैंने कल शायद आपको बताया था, उसको सी एस रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या सी एस रेशियो, पार्ट डी, सी एस रेशियो, इट इज सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर प्राइस पर यूनिट। हमारे केस में कंट्रीब्यूशन कितना था? 10, और प्राइस कितनी थी? 50। हम इसको 0.2 भी लिख सकते हैं और हम इसको 20% भी लिख सकते हैं। सी एस रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस ली जाती है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को कैलकुलेट एक और अंदाज से भी किया जा सकता है। दैट डिपेंड क्वेश्चन में डाटा क्या दिया गया है। बाज़ का हमें सी एस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है ना प्राइस पर यूनिट पता है। हमें कंपनी का पीएनएल दिया होता है और हमें कहा जाता है वहां से सी एस रेशियो बताओ। तो कंपनी का पीएनएल दिया गया हो तो वहां से आप टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल्स ले लो, एक ही बात है। जरा देखो जरा मैथमेटिकली, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से टोटल कंट्रीब्यूशन पे कैसे आते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू यूनिट सेल्स। और प्राइस से रेवेन्यू पे कैसे आते हैं? प्राइस इनटू यूनिट सेल्स। तो यूनिट कैंसिल हो गए, पीछे तो वही बच गया ना, कंट्रीब्यूशन ओवर प्राइस। तो एक ही बात है। हमें क्वेश्चन में डाटा क्या दिया जाएगा? हमें डाटा ऐसे दिया जाए, हमें डाटा ऐसे दिया जाए, दोनों सूरतों में हम सी एस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सी एस रेशियो के आगे फर्दर कुछ यूजेस भी आ जाते हैं। अगर सी एस रेशियो हमारे पास आ जाए तो सी एस रेशियो से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन भी मॉडिफाई कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वैसे क्या होता है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर आपका सी एस रेशियो अवेलेबल है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज प्राइस पर यूनिट इंटू सी एस रेशियो। जैसे हमारे केस में अगर मैं बताया जाए प्राइस पर यूनिट 50 है और सी एस रेशियो 20% है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये ऐसे भी निकल सकता है। सी एस रेशियो के यूजेस की हम बात करें। अब ये अगेन हमें एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे रिलेशनशिप देगा, वी हैव टू बी क्विक एंड शार्प इन हियर, क्योंकि एग्जामिनर हमें किसी भी अंदाज में किसी भी फार्मूला को, किसी भी वैल्यू को यूज करने को कह सकता है। तो हमें पता होना चाहिए चीज़ें कैसे चलती हैं। जैसे इसका एक और इस्तेमाल हमने वैसे पढ़ा हुआ है, अगर हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो अभी मैंने जिक्र किया टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? टोटल रेवेन्यू इनटू सी एस रेशियो। बिल्कुल ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे भी आता है टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन समझो ये तीसरा तरीका है, टोटल रेवेन्यू इनटू सी एस रेशियो, यहां से भी कंट्रीब्यूशन आएगा। जैसे हमारे केस में मैं अगर टोटल रेवेन्यू बजटेड सेल को लेकर चलूँ, 7,50,000 मेरी बजटेड सेल्स हैं और मैं जानना चाहता हूँ इन पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 20%। कितना बनता है ये? 150,000। ठीक है जी, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है ऑन बजटेड सेल्स। आप इसको अदरवाइज भी वेरीफाई करना चाहो कि ये मेरा रेवेन्यू कितने सेल्स का है, 15,000 का, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 10 रुपये, तो 15,000 इंटू 10, 1,50,000 ही तो है। तो सी एस रेशो के डिफरेंट यूजेस। सी एस रेशो है क्या, कैलकुलेट करना हमने देख लिया। सी एस रेशो की मदद से आप प्राइस से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर जा सकते हो। सी एस रेशो की मदद से आप रेवेन्यू से टोटल कंट्रीब्यूशन पर जा सकते हो। ये सी एस रेशो के यूजेस आ जाते हैं जो मैंने पार्ट डी के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑल्दो वी वर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हियर, लेकिन मैंने सी एस रेशो के यूजेस को भी आपसे डिस्कस कर लिया।
ये चीज़ें किताब में अवेलेबल है आपके पास, जो मैंने आप चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की, यूजेज ऑफ CS रेशो, ये किताब में हमें अवेलेबल है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? यूजिंग CS रेशो, ये पेज 438 की टॉप पे हमारे नजर आ रही हैं। अच्छा जी, इसका पार्ट, इस इलस्ट्रेशन का पार्ट ई देखिए, रिकैलकुलेट ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स अवेलेबल हैं और प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दैट इज ओके, ब्रेक इवन यूनिट्स अवेलेबल है इनटू प्राइस करो तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। लेकिन देयर इज एन अल्टरनेटिव वे टू अराइव एट ब्रेक इवन रेवेन्यू डायरेक्टली। पार्ट ई के लिए हम नया फार्मूला देखते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए। इट इज फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशो। यहां से हम डायरेक्ट ब्रेक इवन रेवेन्यू पे आ जाते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे आए थे? फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां से ब्रेक इवन यूनिट्स आते हैं। और ब्रेक इवन रेवेन्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशो। जैसे हमारे केस में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और CS रेशो कितनी है? 20%। लीजिए जी, ब्रेक इवन रेवेन्यू इज 500,000। ये हमने ऑलरेडी कहीं पे कैलकुलेट किया हुआ था ना, ये देखो, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू हमारा आ रहा था, यूनिट्स इनटू प्राइस हमने निकाला हुआ था। अच्छा, बेसिकली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फॉर्मूला सिंपल डेरिवेशन है। जरा देखो जरा, CS रेशो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड विथ प्राइस। तो मैथमेटिकली ये प्राइस इधर आ जाती है ना, मैथमेटिकली प्राइस उधर चली जाती है। तो फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन यूनिट इनटू प्राइस, रेवेन्यू बन गया। तो ये नया फार्मूला नहीं है कोई, वही फार्मूला जो हमने सीखा हुआ है, उसी की एक शेप बदली है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग वही है। ये CS रेशियो है नीचे, मैथमेटिकली प्राइस इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीछे जो बच जाता है वो आपका ये ब्रेक इवन यूनिट्स बच गया, इनटू प्राइस, रेवेन्यू आ गया। अल्टीमेटली मैथमेटिकली सेम वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है। कैलकुलेट रेवेन्यू दैट मस्ट बी जनरेटेड टू अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ 80,000। 80,000 के यूनिट्स यहां निकाल लिए, यहां पे 80,000 का रेवेन्यू मांग रहा है, तो यूनिट से रेवेन्यू पे जाना हो प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। वो तो ऑलरेडी मैंने यूनिट्स निकाले हुए, प्राइस से मल्टीप्लाई करो रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव है टारगेट रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। अल्टरनेटिव रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। इसका फार्मूला बनता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड विद CS रेशियो। हमारे केस में 1 लाख जमा 80,000 डिवाइडेड विद 0.2, 900,000 ये आ गया। अदरवाइज आप इसको 18,000 इंटू 50 रुपये, यहाँ से भी 9 लाख का रेवेन्यू मेजर कर सकते थे। ये बेसिक फार्मूलाज जो ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज़ होते हैं, उनकी हमने कंप्लीट एक ड्रिल यहाँ से इस इलस्ट्रेशन 1 की मदद से देखी। ये हमने सिर्फ फार्मूलाज को समझा है, उनके इस्तेमाल को समझा है, उनके मकसद को देखा है क्या है। बट एग्जाम में ये फार्मूलाज, जैसे मैंने कहा था कि कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, कोई एक फार्मूला से हमारा सवाल हल नहीं होता, हमें कम्बिनेशन ऑफ फार्मूला से सवाल को हल करना पड़ता है। और चैलेंज वहाँ पे यही रहता है कि हम किस सीक्वेंस में कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल करें तो हमारा मामला, हमारा मसला हल होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बेसिक फार्मूलाज पे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो। जी एनी क्वेश्चन?
हमारे पास जो फार्मूलाज थे सारे, अब ज़रा एक बार वॉक थ्रू कर लें, कोई मिस तो नहीं कर दिया हमने। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, यूनिट्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट डिस्कस हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ और यूनिट्स में लेना वो भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया, सी एस रेशो पे बात हो गई, दोनों सूरतें सी एस रेशो की डिस्कस हो गई। फिर हमने यूजेस ऑफ सी एस रेशो में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के एंगल से बात होगी, यूजेस ऑफ सी एस रेशो में टोटल कंट्रीब्यूशन की डिस्कशन होगी, ब्रेक इवन रेवेन्यू पे बात होगी, और रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट इस पे बात भी होगी। और मैंने आपको ये टारगेट प्रॉफिट में बिफोर टैक्स का पॉइंट भी हाईलाइट करवा दिया अलग से। तो बेसिक फार्मूलाज आप समझिए हमारे हो गए हैं, और इन्हीं की थोड़ी मॉडिफिकेशन से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे आएगा, उसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम इन्हीं फार्मूलाज को लेके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा सा सफ़र आगे लेके चलते हैं। जो मैं कम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज की बात कर रहा था, एग्जामिनेशन क्वेश्चन की तरफ हम सफ़र की बात कर रहा था, तो वहाँ पे हम बात आगे लेके चलते हैं। और हमारे पास जो एजेंडा में अब इलस्ट्रेशन आ रही हैं, इलस्ट्रेशन 2 तो रिपीट है ना, जो हमने बेसिक काम किया, तो वो तो आप देख लीजिएगा होम असाइनमेंट में। तो हम आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इलस्ट्रेशन है देखते हैं। इनमें हम इन्हीं फार्मूलाज की मदद से डिफरेंट टास्क्स अचीव करेंगे, ठीक है जी। सो कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल बेटा सी एस रेशियो पे पहुंचना है तो आप अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से ही पहुंचोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कंट्रीब्यूशन दिया और प्राइस दी नहीं और वह क्या सी एस रेशियो निकालो। प्राइस नहीं दी होगी तो प्राइस निकालने का कोई तरीका दिया होगा, ठीक है। वेरी रेयर कि आपको एक काम करने को कहा जाए उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। अजम्पशन लेना तो मैंने आपको सूरत में कहा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल नहीं रही सवाल से, अवेलेबल है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं आप कह सकते इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। अजम्पशन हम लेते हैं सवाल में, मतलब कोई 1000 में से 1 या 2 सवाल हो जिसमें कोई एरर निकल आए, ये इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो। अजम्पशन में आपको कहा हुआ है कि भाई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही तो अजम्पशन ले लो। मैंने ये नहीं कहा कि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो अजम्पशन ले लो। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जनरली अवेलेबल 99.99% केसेस में अवेलेबल होती है। वो आप एग्जाम में पिक ना कर पाओ तो दूसरी बात है, ठीक है। तो जब नहीं मिल रही इन्फॉर्मेशन आपको तो डेफिनेटली आपको सवाल तो आगे लेके चलना है ना। आप अजम्पशन लेंगे और सवाल लेके आगे चलेंगे, सवाल छोड़ नहीं देंगे कि भाई प्राइस नहीं आती तो मैं सी एस रेशो नहीं निकालूं, क्योंकि सी एस रेशो आपका अच्छा टास्क नहीं होगा। सी एस रेशो के इस्तेमाल से आगे आपने 2 और चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। तो सी एस रेशो नहीं निकाल पा रहे तो ज्यूम कर लो सी एस रेशो, और फिर आगे जो 2 कैलकुलेशन है सी एस रेशो के हिसाब से वो अगर कर सकते हो तो करो, ठीक है। वो तो इन जनरल आपकी गाइडलाइन है आपको। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 3 पे आइए जरा। Calculate margin of safety for the period as a percentage of budgeted sale. Margin of safety as percentage of budgeted sale निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पहले ज़हन में ले आओ। परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें बजटेड सेल्स चाहिए, हमें ब्रेक इवन सेल चाहिए। वो बेशक यूनिट्स में मिलें बेशक रेवेन्यू में मिलें। यूनिट्स में मिले ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकल आएगा। रेवेन्यू में मिले ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल तो भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाता है। ये फार्मूला अभी बोर्ड पे ही मेरे सामने लिखा हुआ है, ये देखिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में हो या यूनिट्स में हो, बजटेड सेल रुपीज़ में हो या यूनिट्स में हो, मामला हल हो जाएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस। ये फार्मूला है। अब सवाल पढ़ते हैं। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट that it sells at 120 per unit. The total fixed cost is 540 for the period and the contribution sales ratio is 50%. Budgeted production and sales for the period is 10,000 units. Calculate margin of safety for the period. अच्छा जी, मुझे यहाँ पे सवाल को करने के कई अंदाज होंगे। हम एक ही सवाल को डिफरेंट अंदाज से अप्रोच कर सकते हैं। बजटेड सेल्स यूनिट्स में गिवन है, तो इसका मतलब मैं या ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में ले आऊं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज में। या दूसरी ऑप्शन है कि मेरे पास अगर मैं ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालता हूं तो मैं बजटेड यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके बजटेड रेवेन्यू भी बना सकता हूं। तो दोनों सूरतों में डाटा अरेंज किया जा सकता है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, दोनों सूरतों में ही करते हैं। ज़रा पहले मैं ब्रेक इवन यूनिट्स निकालता हूं
ब्रेक इवन यूनिट्स और बजटेड यूनिट्स के रेफरेंस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करता हूं। फिर मैं ब्रेक इवन रेवेन्यू और बजटेड रेवेन्यू के रेफरेंस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं। एक्टिविटीज ही हैं, इलस्ट्रेशन ही है, तो उसके रेफरेंस से हम दोनों तरीकों से कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स मेजर करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए? फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने कहा जी हम पहले ब्रेक इवन यूनिट्स मेजर करने चलते हैं। उसके लिए मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए और मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है मेरे पास? कितनी है भाई? 540,000 फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है। क्या क्वेश्चन में मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है? नो, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, लेकिन प्राइस है और सीएस रेशियो है। अभी हमने पढ़ा था अगर प्राइस अवेलेबल है, सीएस रेशियो अवेलेबल है, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? प्राइस इंटू सीएस रेशियो। कॉन्सेप्चुअली समझ है भाई, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअली समझ आ रही है ना? सीएस रेशियो मुझे क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन ओवर प्राइस के प्राइस में आधा कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइस में 50% कंट्रीब्यूशन है। सीएस रेशियो मुझे बता रहा है कि प्राइस में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो प्राइस में 50% कंट्रीब्यूशन होता है, तो 120 में कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहां पे हम मेजर कर लेते हैं। 120 रुपये इंटू 50 ये आता है जनाब 60 रुपीज़। तो यहां से आपकी ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए 9000 यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अब मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज चाहिए, तो पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स लेते हैं हम। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स डिवाइडेड विद बजटेड सेल्स, ये यहां पे आपने याद रखने हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में डिनोमिनेटर में बजटेड सेल्स आती हैं, ब्रेक इवन सेल्स नहीं आएंगी। बजटेड सेल्स डिनोमिनेटर में आती हैं कि बजट में कितनी गलती की गुंजाइश है, तो इट कम्स टू 10%। ये मैंने यूनिट्स के रेफरेंस से कैलकुलेट कर लिया, सवाल तुम्हारा खत्म हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। लेकिन हम इसको रेवेन्यू के एंगल से भी करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट करता हूं। ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या होता है भाई? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड विद सीएस रेशियो। फिक्स कॉस्ट 5,40,000 और सीएस रेशियो 50%, तो हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू 10,80,000। ये ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। अब मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बजटेड रेवेन्यू चाहिए, तो मैं डायरेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के लिए चलूं, तो बजटेड रेवेन्यू मेरा है 10,000 यूनिट्स इंटू 120, ये बजटेड रेवेन्यू है, माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू 10,80,000 डिवाइडेड विद बजटेड रेवेन्यू 10,000 इंटू 120। इट शुड बी द सेम 10%। कैलकुलेट करके देख लो। बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज ओवर बजटेड रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ गया। तो आप ऐसे करो, दोनों में नंबर पूरे हैं आपके। कोई बच्चे रेवेन्यू के बेसिस पे कर लेंगे, कोई बच्चे यूनिट्स के बेसिस पे कर ले, नंबर दोनों को पूरे ही मिलेंगे एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द सेम 10% आंसर। ब्रेक इवन में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी ब्रेन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आपको एक सवाल को करने के बाद अल्टरनेटिव तरीका भी देखना चाहिए, क्योंकि बाज़ का एग्जामिनर आपको सवाल ऐसा देगा जिसमें एक वाहिद यूनिक अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। तो यू शुड डू सम एक्सरसाइजेस टू टेक डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे मैंने ये एक सवाल को आपको 2 अप्रोचेस से करवा दिया, तो थोड़ी सी हमारी एक्सरसाइज होगी, फार्मूलाज हमारे रिफ्रेश हो गए और हमारे दिमाग को थोड़े से कनेक्शन एडिशनल मिल गए। तो जितने ज़्यादा डिफरेंट अंदाज से आप सवालों को करने की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका ब्रेन इन कैलकुलेशंस पे शार्प होता जाएगा और अनसीन क्वेश्चंस को करने के लिए हम बेहतर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। जी एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 3 हमने देखी। अब इस कैलकुलेशन में, इस छोटे से सेटअप में हमने एक ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला इस्तेमाल किया
और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला इस्तेमाल किया, जो मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कम्बिनेशन ऑफ फार्मूला से हमारे मसाइल हल हुआ करेंगे। तो इस छोटी सी इलस्ट्रेशन में भी हमने दो फार्मूलाज इस्तेमाल किए, इस सेटअप में भी और यहाँ पे भी दो हैं, एक ब्रेक इवन रेवेन्यू का है और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का रेवेन्यू है। इलस्ट्रेशन 4 पे आइए। इसकी रिक्वायरमेंट दो हैं भाई, एक फॉर द करंट ईयर, बल्कि पार्ट ए की दो हैं, फिर पार्ट बी भी है। फॉर द करंट ईयर कैलकुलेट द बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड द बजटेड प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। और फॉर द नेक्स्ट ईयर मजीद हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट विल हैव टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव द टोटल प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द बजटेड प्रॉफिट इन द करंट ईयर। अगले साल में कितने यूनिट बेचने हैं वो भी मेजर कीजिए करंट ईयर के बराबर मुनाफा कमाने के लिए। तो हम पहले साल करंट ईयर के हिसाब से डाटा पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इस पे। अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द करंट ईयर्स बजट। हमसे उसने करंट ईयर का काम भी करवाया ना, तो ये करंट ईयर का डाटा आ गया जी। करंट ईयर बजट क्या है जी डाटा? सेल्स एंड प्रोडक्शन 13,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब OAR 40, CS रेशो 60%। अच्छा, सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की कहानी शुरू हो गई है, ये मुझे लगता है पार्ट बी से रिलेट करती है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल छोड़ दीजिए। हम फिलहाल पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए में हमसे कहा जा रहा है बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताइए। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए यहां से, इस डाटा से। हाँ जी, कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के तो भी हमने दो तरीके पढ़े थे ना, एक था प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो प्राइस अवेलेबल है यहाँ पे नहीं अवेलेबल। दूसरा तरीका हमने था पढ़ा था प्राइस इनटू CS रेशो, स्टिल प्राइस का मसला, प्राइस अवेलेबल नहीं है, क्या करें जी हम? फिर प्राइस निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी? CS रेशो को किस पे अप्लाई करें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सेलिंग प्राइस, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो फुटबॉल निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन ओवर सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन और यूनिट्स में निकाल के उससे कहाँ से निकालें भाई? यही तो रोना है। कंट्रीब्यूशन निकाला तो मसला हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमसे उसने कंट्रीब्यूशन ही तो मांगा, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो C/S ये उसने में 0.6 दिया हुआ है और मुझसे उसने मांगा क्या है? C। यही है ना? उसने कहा जी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स 60% है। यस, मैं 0.6 ले लेता हूँ और मुझे कह रहा है C बताओ कैसे निकाले? सॉरी, सेल्स किधर है? ये यूनिट्स हैं भाई, ये प्राइस है, ये रुपीज़ है, किधर है सेल? अब यहाँ से छोटी छोटी सी ब्रेन की एप्लीकेशन शुरू है, मैथमेटिकल लॉजिकल मैथ की कहानी शुरू है यहाँ से। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स 60% का मतलब प्राइस में 60% कंट्रीब्यूशन है, तो इसका एक और मतलब भी तो है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है। वेरिएबल कॉस्ट 40% है प्राइस में, और प्राइस कितनी है? 100। प्राइस है 100, प्राइस में 60 कंट्रीब्यूशन, प्राइस में 40 वेरिएबल कॉस्ट। यही कहानी बताई ना उसने आपको। 60% का मतलब 100 में से 60 कंट्रीब्यूशन है। प्राइस में 60% कंट्रीब्यूशन का मतलब प्राइस अगर 100 है तो 60 रुपए कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। तो भाई अगर ये 40 रुपए है तो 100 क्या है? दैट इज द प्राइस। क्या है प्राइस? 75। यहां से आपकी कहानी जो चलती है वो इधर से चलती है कि प्राइस हम निकाल पाते हैं कि भाई अगर 30 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट तो 40% है, हमारी प्राइस यहाँ से आती है 75। और ये 40% कैसे आई कि जब कंट्रीब्यूशन 60 है तो 100 माइनस 60, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट बच गई। अब प्राइस आ गई है तो जनाब अब बोलो बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है? 75 माइनस 30, 45। अच्छा, बाय द वे मैं इसको एक स्टेप में भी कर सकता था कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 40 है
तो कंट्रीब्यूशन 60 है, ऐसा भी है ना कि भाई ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 40 के लेवल पे है और कंट्रीब्यूशन मेरा 60 के लेवल पे है, तो 40 से डिवाइड करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कंट्रीब्यूशन सीधा यहां से भी आ जाता है। आप अगर चाहो तो इसको इस एंगल से देख लो, यहां से पहले प्राइस निकाल लो, फिर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो, या डायरेक्ट एक स्ट्रोक में ही सीधा कंट्रीब्यूशन पे आ जाओ। दोनों कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि उसने तो मांगा कंट्रीब्यूशन। आप ऐसे निकाल के प्राइस से कंट्रीब्यूशन निकाल लो या डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन निकाल लो, एक ही बात है, दोनों तरीके ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको जहां तक शुरू में पॉसिबल हो मल्टीपल वेज आपको बताता जाऊं, ताकि मैथमेटिकली आपको सोच का अंदाज थोड़ा डेवलप होता जाए, आपको पता लगे कि हम किस तरह चीज़ों को डिफरेंटली देख सकते हैं। क्योंकि बाज़ का क्वेश्चन हमारा होगा इस तरीके से, और कुछ क्वेश्चन होंगे वो होंगे इस तरीके से। अभी तो ये दोनों तरीके से सवाल हो रहे हैं ना, लेकिन आगे चल के हमें ऐसे सवाल आएंगे जो किसी एक तरीके से होंगे, तो हमें दोनों तरीके से सोचने की आदत होनी चाहिए। कभी ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, दो क्या तीन तरीके, चार तरीके बात कर लगेंगे। फिलहाल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, बजटेड प्रॉफिट चाहिए। बजटेड प्रॉफिट कैसे आता है भाई? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, यही तरीका है ना हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने। तो कैलकुलेट करके बताओ तो। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो इस कहानी में। $65,000 कैसे निकाला जी आपने? हमें बताया गया है हमने 13,000 यूनिट बेचने हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है 45, तो 13,000 यूनिट्स इंटू 45 585,000। हमने इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसे आती है? ओआर कहां से आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन, और बजटेड प्रोडक्शन किधर है भाई? 13,000 ही है। अब यहां पे कॉन्सिडेंस है कि सेल्स भी 13,000 है, प्रोडक्शन भी 13,000 है। आगे सवाल आएंगे जिनमें ये फर्क होगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल्स पे निकलता है और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी यूनिट्स प्रोड्यूस पे निकलती है। तो यहां पे चूंकि सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी फिक्स कॉस्ट है 13,000 मल्टीप्लाइड विद 40, इट कम्स टू 520। तो प्रॉफिट हमारा बचा यहां से 65,000। ये हमारा पार्ट A2, इलस्ट्रेशन 4A2। अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 का पार्ट B वो अब नेक्स्ट ईयर की बात कर रही है। करंट ईयर की कहानी थी, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। वो कहता है नेक्स्ट ईयर आपने सेम मुनाफा कमाना हो, अचीव द इक्वल टू द करंट ईयर। सेम मुनाफा कमाना हो मतलब 65,000 कमाना हो। अगले साल 65,000 मुनाफा कमाना हो तो नंबर ऑफ यूनिट कितने बेचने हैं? अगले साल की कहानी कुछ ऐसे है, द सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर विल बी 10% हायर देन द प्राइस इन द करंट ईयर budget, and variable cost per unit will be 6% higher than in the current year budget. Budgeted fixed cost next year will be 20% higher than the budgeted fixed cost in the current year. अप्रोच बेटा रहेगी, सबसे पहले फार्मूला पिक करो, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो किस फार्मूला से आनी? हमसे सेल्स टू अचीव यूनिट सेल टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, ये मांगा गया जी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। तो जनाब हम पार्ट बी के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लेके आएंगे, यूनिट्स सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला हमें चाहिए। इट इज फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा फॉर्मूला जब तक याद नहीं है किताब से देख देख के पिक करते रहो। हमें
यूनिट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट डिटरमिन करने को कहा गया है। ये हमारा फार्मूला है जो हमें यूज करना है यहाँ पे। अब इस फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज फीड कर दो नेक्स्ट ईयर के लिहाज से। हमारी करंट ईयर की फिक्स कॉस्ट तो 5,20,000 थी, नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? नेक्स्ट ईयर फिक्स कॉस्ट विल बी 20% हायर। तो भाई नेक्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट होगी 5,20,000 इंटू 1.2। ये नेक्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट आ गई। प्लस टारगेट प्रॉफिट, अगले साल टारगेट प्रॉफिट कितना कमाना है? सेम जो करंट ईयर में कमा रहे हैं आप, 65,000 डिवाइडेड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगले साल प्राइस क्या होगी? सेम 75? नो, उसने कहा जी अगले साल प्राइस होगी 10% ज्यादा और अगले साल वेरिएबल कॉस्ट होगी 6% ज्यादा। तो प्राइस 75 से 10% ज्यादा होगी और वेरिएबल कॉस्ट 40 से 6% ज्यादा होगी। लीजिए जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। सॉल्व इट। वेरिएबल कॉस्ट सॉरी 30, नॉट 40, इट इज 30। लीजिए जी, यहां से बताइए आपका अब क्या आता है आंसर? सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। कोई बात बेटा समझ ना आए, किसी कैलकुलेशन में, कोई डिस्कशन में कोई हेल्प चाहिए हो, ऑलवेज रेज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। 1358 9 राउंड ऑफ करोगे ना? 590, क्योंकि यूनिट्स है ना, तो यूनिट्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। यूनिट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट 13590। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 4 हमने देखा। अब हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए। कम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज की मदद से मसाइल हल करना हम सीख रहे हैं, बट रूट कॉज अंडरलाइंग बेसिक फार्मूलाज पे ही रहती है। बेसिक फार्मूला से ही हम जो है मसले को हल कर रहे हैं, और इसमें चैलेंज रहता ही यही है कि बेसिक फार्मूला जिससे हमारा मसला हल होना है वो कौन सा है, उसको पिक करना और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन से ढूंढ के निकालना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है इलस्ट्रेशन 5 हमारी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, इफ बजटेड सेल्स फॉर द मंथ आर 2,50,000 रुपए, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। बजटेड सेल्स उसने रुपीज में दे दिए हैं और वह कह रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में बताओ। कोई इशू नहीं है, इंशाअल्लाह निकाल लेंगे जी। जुबैर लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर 40 रुपए पर यूनिट। प्राइस आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट आर 120,000 पर मंथ एंड प्रोडक्ट सीएस रेशियो इज 60%। नीचे जिसकी कैलकुलेशन तो सामने मुझे बोर्ड पे ही नजर आ रही है। सीएस रेशियो पता है मुझे, तो फिक्स्ड कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो क्या आएगा? ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दूं, क्या होगा? ब्रेक इवन यूनिट्स। और बजटेड रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा बजटेड यूनिट्स। तो बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स क्या आएंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। करके दिखाइए फटाफट। पहले आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू आएगा 1,20,000 तकसीम 60%, कितना है जी? 2 लाख। ये ब्रेक इवन रेवेन्यू है। यहां से आप ब्रेक इवन यूनिट्स बना सकते हो या डायरेक्ट ब्रेक इवन यूनिट्स भी ले सकते थे, मल्टीपल वेज हैं काम करने के। एनीवेज ब्रेक इवन यूनिट्स 2 लाख बटा प्राइस कितनी है? 40। ब्रेक इवन यूनिट्स 5,000। आप बजटेड यूनिट्स भी बना सकते हो। 2,50,000 तकसीम 40,
6250 यूनिट्स, और देन यू कैन हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स 6250 minus 5000, it is 1250. मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आ गए। अब मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इसके 4 टुकड़े आपके सामने किए हैं, लेकिन मैं इसको एक लाइन में भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैं अल्टरनेट कैलकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट करूँ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स होता है जी बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, ऐसा ही है जी। तो बजटेड यूनिट्स 2,50,000 रुपये ओवर 40 है, ऐसा ही है जी। और ब्रेक इवन यूनिट्स 1,20,000 ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, विच इज प्राइस 40 इंटू 60%, ऐसा ही है जी कहानी। आप ऐसे ले सकते हैं 6250 माइनस 5000 1250, ये भी तरीका है। अल्टरनेटिवली एक और तरीका भी हो सकता है 250,000 माइनस 1,20,000 ओवर 0.6, ये क्या आया? ये ब्रेक इवन रेवेन्यू है, ये बजटेड रेवेन्यू है, इनका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है, तो सेम प्राइस कर दो, जैसे मर्जी प्रेजेंट करो। ये भी फुल नंबर है, ये भी फुल नंबर है, ये भी फुल नंबर है। सिर्फ सोचने की बात है कि आपके दिमाग में चीजें कैसे पिक होती हैं। ये देखो, ये आपका बजटेड रेवेन्यू है, ये आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू है। बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज आ गया। आपको यूनिट चाहिए, प्राइस से डिवाइड कर दो, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू है ना भाई। रेवेन्यू में कितनी कमी हम अफोर्ड करते हैं, तो रेवेन्यू डिवाइड विद प्राइस यूनिट्स आ जाता है। यूनिट्स में कितनी कमी हम अफोर्ड करते हैं, तो कैलकुलेशन किसी भी अंदाज से कर लो। मैंने जैसे आपको कहा, मैं मल्टीपल वेज आपके सामने खुद ही लेके आ रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी सी आदत पड़े चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से देखने की, क्योंकि कुछ सवाल आगे आएंगे जो होंगे ही किसी एक खास तरीके से। 3 तरीके, 4 तरीके, 2 तरीके नहीं लगेंगे, एक ही तरीका लगना होगा। तो आपको डिफरेंट तरीके, डिफरेंट अप्रोचेस एक मसले को हल करने की पता होंगी, तभी आप उस खास तरीके को हिट कर पाओगे। मेथड 1 आपने देखा, इसमें रुकावट आ गई, मेथड 2 इसमें भी दीवार आ गई, मेथड 3 हाँ इससे रास्ता निकल लोगे। अगर आपको मेथड एक आता है, एक ही फार्मूला सीखा हुआ है, तो उससे हल नहीं हुआ मामला, तो फंस गया जी। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 5 के मैंने आपके सामने 3 प्रेजेंटेशन आपको दे दी, 3 तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।